हेलो गाइस, वेलकम टू बुकी कीड़ा। आई नो काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई अपडेट नहीं दिया, बट आई वाज रीडिंग दिस इंटरेस्टिंग बुक इकिगाई। बीच में आई वाज नॉट वेल, सो आई हैड टू स्किप इट। आई एम सो सॉरी। थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है, बट इट्स ओके। नाउ आई एम बैक विद इकिगाई। इकिगाई मतलब मोटिव टू लीव। और जैसे कि इकिगाई की बुक में भी दिया है, ये एक जापानीज सीक्रेट है टू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। कैसे एक लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी और एक हैप्पी ज़िंदगी कैसे जिए, ये सब इस बुक में है। अब आई विल ट्राई टू आंसर दिस लाइक बुक क्वेश्चंस 100% विद ट्रूथफुलनेस। मतलब कि मैं आपको जो भी बता रही हूँ इस बुक के बारे में, मैं कोशिश करूँगी कि 100% मेरी तरफ से विदाउट कोई बायस हो। मतलब मैं जो भी आपको बता रही हूँ वो मेरे दिल से आ रहा है, हमेशा की तरह। तो इसमें दो पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट है वाई यू मस्ट रीड वंस इन योर लाइफ, कि आपको अपनी लाइफ में एक बार ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए। और दूसरा रहेगा व्हाट कुड हैव बीन बेटर एज अ रीडर। एज अ रीडर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था, किस चीज़ से थोड़ी बोरियत कम हो जाती। या फिर कभी कभी हम पढ़ते हैं और फिर हम कहीं तो भी स्टक हो जाते हैं, अरे यार ये बहुत बोरिंग है, मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, तो वैसा कुछ। बट मैं आपको बताऊंगी कि 80% ऐसी चीज़ें जो आपको पॉजिटिव लगेगा, 20% थोड़ा ऊंच नीच तो हर एक राइटर के इसमें होता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ वाई यू मस्ट रीड इट वंस इन योर लाइफ। तो पहला है अ मस्ट रीड फॉर क्लूलेस पीपल और दोज हु फील अ ब्लॉक इन डिजायर्ड पाथ। अगर आपने अपने लिए कुछ गोल सेट किया और अगर आप वहाँ पे कहीं तो भी स्टक है, आपको पता नहीं है यहाँ से आगे कैसे जाना है, या फिर आपको शुरुआत ही कैसे करना है पता नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ये काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। और इसमें आपको काफ़ी ऐसे ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आप आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स फाइंड यू रीज़न टू लिव अ लॉन्ग जॉयफुल लाइफ टिल द वेरी एंड ऑफ इट। मतलब सेकंड उन्होंने ऐसे बताया कि ये आपको हेल्प करेगा, ये बुक जो इकिगाई है, बुक नहीं एक्चुअली इकिगाई। आपको अगर आपका इकिगाई मतलब मोटिव टू लिव अगर आपको पता चलता है, तो आपको हेल्प करेगा फाइंड करने में आपका लाइफ का जो रीज़न है। ये जो रीज़न है ये आपको हेल्प करेगा एक लॉन्ग हैप्पी जॉयफुल लाइफ जीने में। और आपकी लाइफ के लास्ट ब्रेथ तक आप खुश रहेंगे। आपको ऐसे नहीं लगेगा अरे मैं क्यों जी रहा हूँ इतने साल कुछ, क्योंकि हम ऐसे भी सोचते हैं अरे 100 साल से ऊपर जी के क्या करना है, हमारी तो हालत एकदम ख़राब हो जाएगी, हम किसी के कुछ काम के नहीं रहेंगे, क्या करेंगे। बट अगर आप इकिगाई को फॉलो करोगे अपने मोटिव टू लिविंग के लिए, तो आपको ऐसा क्वेश्चन मार्क आना ही नहीं चाहिए। फिर थर्ड है दिस बुक स्ट्रेसेस ऑन हाउ रिटायरमेंट ब्रिंग्स अनहैप्पीनेस। इफ़ यू नेवर रिटायर और कीप बीइंग एक्टिव इवन आफ्टर रिटायरमेंट गिव्स जॉयफुल लाइफ। हमारे यहाँ पे इंडिया में स्पेसिफिकली हम ऐसे सोचते हैं ठीक है 50 साल तक जॉब करेंगे, 50-60 साल के बाद बूढ़े हो जाएंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे, फिर संन्यास जाएंगे, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे। बट क्यों 60 साल तक वेट करना है इस सब चीज़ों के लिए? अभी से एंजॉय करना शुरू करो, ईयरली छुट्टियाँ लो, घूमो। फिर अगर आपको मेडिटेशन करना है मेडिटेशन करो। ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के बाद ही ये सब करना चाहिए? अभी से सेविंग करो, ईयरली सेविंग करो, उतने सेविंग फिर उड़ा के आओ, अभी भी कर सकते हो भाई। तो यहाँ पे यही दिया है कि रिटायरमेंट नहीं मतलब रिटायरमेंट अगर आप सोचते हो कि रिटायरमेंट के बाद फिर आराम से मैं लाइफ जीऊँगा, सुबह जल्दी उठना नहीं, काम पे जाना नहीं, तो इसके वजह से जो है आपकी बॉडी गिव अप कर देती है। जबकि आपको रिटायरमेंट के बाद इवन अगर हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि रिटायर होना है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है तो भी वो बोलेंगे रिटायर होना है अभी आपको 60 के बाद, ठीक है। बट आफ्टर रिटायरमेंट आप आपका कुछ कुछ जो भी आपका इकिगाई है उसके रिलेटेड कुछ एक बिजनेस खोल लो, कोई फ्लावर शॉप खोलो, कोई कुछ और इन्वेस्टमेंट करो और उस पर लाइफ लॉन्ग वर्क करते रहो। क्योंकि जो आपके 60 के बाद के जो ईयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि आप 100 मतलब सेंचुरी क्रॉस करोगे या नहीं, और आप हैप्पी रहोगे या नहीं। क्योंकि आप अगर दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाओगे जैसे आपके चिल्ड्रंस पे, तो ऑब्वियसली आप हैप्पी नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ेगा। तो इनका कहना है कि जापान जापान में स्पेशली कोई रिटायरमेंट का इतना सोचता नहीं है, मतलब वो लोग रिटायरमेंट लेते ही नहीं है, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर फोर्थ है 80% सीक्रेट ईट टिल यू आर फुल, ईट टिल यू आर 80 फुल, 80% फुल। मतलब ये 80% सीक्रेट है खाने के लिए, कि आपको अगर लग रहा है आपका पेट 80% भर चुका है, 20% और कुछ डेजर्ट के लिए जगह है, तो रुक दो, मतलब डेजर्ट मत खाओ।
अगर आप 60% आपका भरा है और आपको लग रहा है अभी डेज़र्ट खाने में है, तो 20% का आप डेज़र्ट खा सकते हो। अब ये आप काउंट तो नहीं कर सकते हो, बट हमें पता है कि जब हम बहुत खाना खाते हैं हम हिल नहीं पाते जगह से, बट अगर हम कम खाना खाते हैं तो हम मोर एनर्जेटिक रहते हैं उसके बाद के कामों के लिए। तो पेट भरे तक नहीं खाना है, जितना ज़रूरी है बॉडी के लिए बस उतना ही खाना है। ये एक बेसिक उन्होंने दिया है इस बुक में। फिर फिफ्थ सीक्रेट है, सीक्रेट रिवील्ड ऑन हाउ टू लिव लॉन्ग एंड अचीव साउंड माइंड इन एंड साउंड बॉडी। मतलब ये भी एक सीक्रेट उन्होंने बताया कि कैसे आप लंबी लाइफ और आपका माइंड आपके कंट्रोल में, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है और सब अच्छा जा रहा है, ये आप कैसे अचीव करेंगे, ये भी इस बुक में दिया हुआ है। तो इसलिए भी आपको ये बुक रीड करना चाहिए। फिर सिक्स्थ पॉइंट है, एक्सप्लेन इन डिटेल ऑन हाउ स्ट्रेस वर्क्स नेगेटिवली ऑन आवर हेल्थ एंड हाउ टू मैनेज स्ट्रेस लेवल्स। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, कैसे स्ट्रेस आपको निगेटिव इफ़ेक्ट देता है आपकी हेल्थ पे, आपके बॉडी पे, आपके माइंड पे, और अगर आप उसको मैनेज करते हैं तो कैसे आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। जैसे समझो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्ट्रेस देते हैं, दो टाइप के पेरेंट्स हैं, एक बहुत स्ट्रेस देते हैं, एक कम स्ट्रेस देते हैं। जो बहुत स्ट्रेस देते हैं बच्चा डिप्रेशन में चला गया, बट जिन्होंने कम स्ट्रेस दिया, जिनको पता है कि कितना स्ट्रेस देना है बच्चे को, तो उनके बच्चे ने मोटिवेशन लिया कि हाँ मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं ये करके दिखाऊंगा और वो अच्छे मार्क्स लेके आए। तो ये डिफरेंस होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेस को मैनेज करने में। मतलब सोचो एक एग्जांपल लेके कि सुबह से मम्मी बोल रही है खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले, कंटिन्यूस बोल रही है रात तक, आप खाना खाओगे नहीं उस दिन, आपको इच्छा ही नहीं होगी। और अगर मम्मी बोल रही है सिर्फ 2 बार, दोपहर में खाना खा ले बेटा, शाम को खाना खा ले बेटा, भूख लगेगी आप खाओगे। तो ये एक मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी यहाँ पे। फिर सेवन्थ है लोगोथेरेपी, एक्सप्लेन इन डिटेल एंड इट्स प्रेटी यूज़फुल। अब ये लोगोथेरेपी क्या है, इसके लिए आपको ये बुक पढ़ना है, और ये थेरेपी कोई भी बाकी साइकेट्रिस्ट के पास जो जाते हैं वैसा थेरेपी बिल्कुल नहीं है, ये काफ़ी डाउन टू अर्थ थेरेपी है, तो इसके लिए आपको बुक पढ़ना होगा। 8th पॉइंट है गिव अस राइट पार्ट टू फाइट आवर ओन सेल्फ, फाइट फॉर आवर ओन सेल्फ। ये बुक हमें एक ऐसा पाथ दिखाती है, एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिसमें हम खुद के लिए फ़ाइट कर सकते हैं और हमें जो चाहिए वो अचीव कर सकते हैं। 9th पॉइंट कंटेन्स लाइफ चेंजिंग केस स्टडीज़ टू गेट यू मोटिवेटेड। इस बुक में ऐसे लाइफ स्टडीज़ है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें केस स्टडीज़ है जिसमें आप एकदम मोटिवेशन में आ जाते हैं, अच्छा इन्होंने किया तो मैं क्यों नहीं, ऐसा। तो कुछ आर्टिशियंस के बारे में है, अपने जान पहचान के कुछ स्कॉलर्स हैं उनके बारे में है, छोटी छोटी स्टोरीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है, और स्पेशली उनके बारे में भी है जो 100+ ईयर्स जी रहे हो और बहुत खुश है अपनी लाइफ से। 8th 9th कंटेंट्स, हाँ 9th हो गया, अभी 10th। एक्चुअली ये पॉइंट्स मैंने खुद बनाए, जब मैं बुक रीड करती हूँ तो मैं उसके लिए जॉट डाउन पॉइंट्स करती हूँ, तो ये मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, ये मैंने खुद बनाया। 10th है प्रिंसिपल्स ऑफ मोरिटा थेरेपी। 1 एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। मोरिटा थेरेपी में क्या बताया गया, आपको एक्सेप्ट करना है आपके फीलिंग्स को। डू वॉट यू शुड बी डूइंग, जो आपको सही लगता है वही करो। डिस्कवर योर लाइफ्स पर्पस, आपके लाइफ का जो पर्पस है वो ढूंढो। ये सब मोरिटा थेरेपी में दिया हुआ है। अब ये मोरिटा थेरेपी बहुत बड़ा है, काफ़ी पेजेस का है, बट मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आपको जो है मोटिवेशन मिले, ताकि ये बुक आप पढ़ें। फिर है 11 गोइंग विथ फ्लो। ये गोइंग विथ फ्लो रूल क्या है, इसमें भी 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट, चूज़ डिफ़िकल्ट टास्क कंपैरेटिवली, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बट चैलेंजिंग टास्क चुनो, मतलब आपको बोरियत नहीं होगी। हैव अ क्लियर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव रखो कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपका फोकस कहाँ है। ऐसे नहीं कि आप एक साथ 10 चीज़ें कर रहे हो, कोई एक चीज़ कर रहे हो तो उस पर फोकस करो। 3 कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगल टास्क, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव है तो आप उसी टास्क पे कॉन्सेंट्रेट करो। आपने डिसाइड किया आज से मैं फ़िशिंग और डांसिंग करूँगी, बट आपके पास है 1 ही घंटा। अब आपका फ़िशिंग भी अच्छे से नहीं हो रहा है और डांसिंग भी अच्छे से नहीं हो रहा है, ऐसा मत कीजिए। कुछ एक फोकस कीजिए और उसको कंसंट्रेशन से कीजिए। जैसे 1 महीना कम्प्लीटली आपने डांसिंग सीखा, उसके बाद 1 महीना कम्प्लीटली आपने फ़िशिंग किया, तो आपको दोनों की खुशी मिलेगी। और उसमें और एक पता है फ्लो इन जापान,
जापान में कैसा फ़्लो है, वहाँ पे कैसे लोग ये रूल फ़ॉलो करते हैं, गोइंग विद द फ़्लो वाला। तो उसके लिए आपको जो है बुक ही रीड करना होगा फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये समरी नहीं है, मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या चीज़ नहीं कर सकते। फिर 12th है वैल्यूएबल स्टोरीज आर मेंशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीसफुल माइंड एंड डेली रिचुअल्स। कुछ वैल्यूएबल स्टोरीज़ है जिससे आपको काफ़ी कुछ अपने डेली रूटीन में भी ऐड करने की टिप्स मिलेगी और कुछ नई ट्रिक्स मिलेगी। 13th है सम वर्ड्स स्पोकन बाय पीपल हु आर अलाइव 110 प्लस ईयर्स 110 plus years, and trust me, it gives you important insights on how to move on in life and be healthy and all about self worth। मतलब इसमें कुछ 110 प्लस जो ईयर्स है जी रहे थे लोग जापान के, एक ओकिनावा जो टाउन है वहाँ के, उनके बारे में है, उनके इंसाइट्स है कि वो क्या कहते हैं कि कैसे आपको जीना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आप ज़रूर ये बुक पढ़िए। और 14th है इन्फो अबाउट ओगिमी टाउन फॉर रीजंस ऑफ लॉन्जिविटी इन पीपल्स लाइफ। एक ओगिमी टाउन है जापान में, अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे आजकल सब स्टफ़ अवेलेबल है। वहाँ पे लोग सच में 100 प्लस ईयर्स जी रहे हैं और उनका क्या सीक्रेट है, उनके क्या रीजंस है वहाँ पे लॉन्ग लाइफ के लिए, वो सब इसमें बताया गया है। मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको खुद के लाइफ में फॉलो करना है। फिर 15th है इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग एंड एक्सरसाइज। अब फास्टिंग एंड एक्सरसाइज तो हम भी फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे योगा भी दिया हुआ है एज अ फिज़िकल एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार भी उन्होंने दिया हुआ है, फिर मार्शल आर्ट दिया हुआ है। डिफरेंट टेक्निक्स है, इसमें से कुछ भी आप एक अगर फॉलो करते हो तो ये बेटर रहता है आपके लिए, ऐसा उन्होंने बताया। और फास्टिंग तो वैसे भी हम इंडिया में हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ फास्टिंग का रहता ही है। तो जैसे कि अभी मुस्लिम लोगों का शुरू हुआ है जस्ट, तो उनका भी अभी मंथ पूरा फास्टिंग रहेगा। तो ये तो रहता ही है, तो इसमें हमें न्यू कुछ नहीं करना है, बस एक्सरसाइज कंटिन्यूस करते रहना है। अभी जस्ट 3 पॉइंट्स रह गए गाइस, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या चीज़ों ने मुझे थोड़ा सा सेटबैक दिया, बट वो ज़्यादा नहीं है, टेंशन मत लीजिए। फिर 16 है नेवर गिव अप नो मैटर हाउ लॉन्ग हाउ मेनी टाइम यू फेल, डील विद सेटबैक्स। ये तो हर एक जन बोलता है, जो भी ज्ञानी लोग हैं वो बोलते हैं कि कभी गिव अप मत करो, कितने भी बार आप फेल हो रहे हो तो भी नेक्स्ट टाइम आप फिर से उसमें नई टेक्निक्स लगाओ, नए पैतरे लगाओ और उसमें सक्सीड होने की पूरी कोशिश करो। डील विथ योर सेटबैक्स। अगर आप फेल हो रहे तो क्यों हो रहे, कौन से सब्जेक्ट में हो रहे, कितना मार्क्स, फिर वो सब्जेक्ट में आपको कौन सा टॉपिक नहीं जमा, वो सब आपको पढ़ाई करके आपको नेक्स्ट टाइम एक्सेल करना है। आई एम सो सॉरी जो बैकग्राउंड नॉइस है, आई हैव अ डॉग एक्चुअली एंड ही इज़ बार्किंग ऑन समथिंग, बट टेंशन मत लीजिए, ही इज़ नॉट अ बाग, जस्ट किडिंग। चलो नेक्स्ट 17 स्टोइसिज्म एंड बुद्धिज़्म एक्सप्लेन। स्टोइसिज्म क्या है और बुद्धिज़्म क्या है, ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और आप ऐसे समझ रहे होगे कि यार जापान में तो ये सब नहीं होगा, बट जापान का और हमारा कल्चर, चाइना जापान हम सब नेबरिंग कंट्रीज़ होने की वजह से काफ़ी हद तक सेम कल्चर है, तो वहाँ पे भी बुद्धिज़्म काफ़ी डीपली लोग फॉलो करते हैं। फिर हम 18 देखते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब इकिगाई। आपका जो इकिगाई है, आपको फाइनल वो बताते हैं कि आपको कैसे अचीव करना है। आपने अभी तक, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद तो आपको फिगर आउट हो गया होगा कि आपका क्या मोटिव है, क्या गोल है और क्या नहीं, मतलब मेरा सुन के नहीं बट बुक पढ़ के। और फाइनली फिर वो बताते हैं कि अपने इकिगाई की तरफ आपको कैसे फोकस करना है। इकिगाई मतलब मीनिंग ऑफ आवर लाइफ। दैट्स इट गाइस, इतना ही है इसमें। फिर अब मैं आपको बताती हूँ कुछ माइनस पॉइंट्स, व्हाट कुड हैव बीन बेटर एज अ रीडर। तो स्टार्टिंग चैप्टर्स में कुछ ऐसा है जो मुझे थोड़ा सा लगा कि चेंज होना चाहिए था। जैसे कि इन स्टार्टिंग चैप्टर्स ऑथर स्ट्रेसेस ऑन लिविंग 100 प्लस ईयर्स इज सम पीपल्स इकिगाई इन करंट सिचुएशन, दैट गोल इज नेवर प्रैक्टिस, सो बिट अनरियलिस्टिक। मतलब ऑथर का ऐसा मानना है स्टार्टिंग के चैप्टर में कि हम ये बुक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें 100 प्लस ईयर्स जीना है। नहीं, सबको जीना है, स्पेसिफिकली मुझे खुद को तो नहीं जीना है, बट ये तो भी ये बुक से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है कि मैं जितने दिन जीऊँ उतने दिन मैं कैसे अच्छे से जी सकती हूँ। तो ये उन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहिए कि
ज़रूरी नहीं है कि हर एक जन को 100+ ईयर्स और सेंचुरी ही मानना है, बट जिनको मानना है उनके लिए तो ये बुक एकदम गोल्डन रूल है। बट जिनको नहीं मानना है वो थोड़ा सा, मेरे जैसे लोग थोड़ा अपसेट हो जाते हैं कि क्यों इतना जीना है, लाइक। फिर नेक्स्ट है, ऑथर्स रिसर्च फोकसेस मेनली ऑन सेंटेरियंस, मतलब 100+ ईयर्स लिविंग पीपल लाइफ स्टाइल्स लेस कॉमन, एंड नाउ डेज पीपल लिव मैक्सिमम 98 ईयर्स ऑन एवरेज एंड आर स्टिल अनहैप्पी, मोस्ट ऑफ देम व्हेन दे डाई। जैसे हम देखते हैं कि आजकल तो लोग मैक्सिमम 98, हमारे यहाँ पे तो भी देखते हैं हम 80s एंड 90s में लोग चल बसते हैं, और हाफ द पीपल हैप्पी रहते हैं, हाफ द पीपल तो उनकी लाइफ की विशेस पूरी भी नहीं हो पाती है, तो वो काफ़ी सैड डेथ रहता है, हार्ट अटैक ये वो, फिर कोई लोग बेड रिडन हैं। तो ये सब काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ है, और यहाँ पे ऑथर ने सब अच्छा अच्छा बताया। 100+ ईयर्स लोग जी रहे हैं और तब भी वो अच्छे हैं, खुद का काम खुद कर रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं और क्या क्या नहीं। बट हमें ऐसा लगता है रियलिस्टिक वे में ये पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस बुक में वो जापान का है कि जापान में ऐसा होता है, जापान में वैसा होता है। बट इंडिया का कोई एग्जांपल उन्होंने ऐड नहीं किया, या फिर कोई और कंट्री का उन्होंने एग्जांपल ऐड नहीं किया जहाँ पे लोग 100+ जी रहे हैं और उनका भी कुछ इकिगाई है। ये फोकस्ड है पूरा जापान की लाइफ पे। तो हो सकता है कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो कि यार ये जापान में ऐसा है बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। सॉरी। फिर है लैंग्वेज यूज्ड और मेडिकल टर्म्स कैन बी अ बिट हेक्टिक टू रजिस्टर। सिंपल वर्ड्स में नहीं है ये बुक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, वैसे तो सिंपल वर्ड्स में, बट कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ थेरेपीज़ है, जैसे लोगो थेरेपी, फिर मोरिटा थेरेपी, फिर ये वो। तो कुछ कुछ चीज़ें हमें नहीं समझ आती, या फिर कुछ जापान के नेटिव चीज़ें हैं जो हमें नहीं समझ आता है। बट तो भी मैं ऑथर की दाद दूंगी, उन्होंने काफ़ी सिंपल वे में लिखा है, बट कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मुझे आज तक मतलब ऐसे दिमाग में रजिस्टर नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज हमसे ज़्यादा क्लोजली बात कर सकती है, करेक्ट। तो ये जापानीज़ लैंग्वेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कभी कभी। और फोर्थ पॉइंट है, 4 ही पॉइंट्स बताऊंगे इसमें। द फूड्स मेंशन आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। उन्होंने जो डाइट बताया है कि ये डाइट हम खा रहे हैं, वो डाइट हम खा रहे हैं, तो वो हर जगह नहीं है। वहाँ का डाइट अलग है, हमारे यहाँ के फ्रूट्स जो है वो अलग है। तो जैसे एग्जांपल लो, ड्रैगन फ्रूट, फ्रूट हमारे यहाँ पे नहीं है, मतलब कॉमन, वहाँ पे कॉमनली मिल जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे एप्पल मिलता है, उनके यहाँ पे नहीं मिलता होगा। तो उसमें आपको क्या सीखना है कि वो जो फ्रूट्स है उसके क्या कंटेंट्स है, आपको वैसे फिर उन फ्रूट्स को पिक करना होगा अपने हिसाब से, अपने नेचर, अपने क्लाइमेट के हिसाब से। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जापान को ज़्यादा ही बढ़ावा देने की कोशिश की है। बट ठीक है, मतलब ऑथर वहाँ के हैं, उनकी रिसर्च वहाँ की है, तो चलता है। तो ये सब निगेटिव्स मुझे लगे, बट बाकी बुक बहुत अच्छी है और लाइफ लेसन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ज़रूर कहूँगी कि 100 आउट ऑफ 100 आपको ये बुक एक बार पढ़ना चाहिए। आप अगर कुछ आपको नहीं अच्छी लगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर छोड़ दे सकते हैं, बट एक बार आपको रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यही है, बस इतना ही है, और कुछ मैं आपको ज़्यादा इकिगाई के बारे में बताना नहीं चाहूँगी, बट एक ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस बुक को पढ़ के मेरा इकिगाई मेरे लिए काफ़ी क्लियर हो चुका है। मुझे पता है अभी कि मुझे उसके तरफ कैसे आगे बढ़ना है। कॉर्पोरेट लाइफ से निकाल के मुझे खुद का बिज़नेस करना है, ये मुझे पक्का पता है, और आप लोगों को भी ये समझ आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और फॉलो करते रहिए, और कुछ भी आपके दिल में आए तो कमेंट्स में डालते रहिए। धन्यवाद।